आपका स्वागत है भारत के इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंडिया की इस क्लास में। मैं हर्षद अली। आधुनिक भारत को हम डिस्कस कर रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने भारत में यूरोपियों के आगमन को कंप्लीट किया है। तो भारत में 5 यूरोपीय देशों की कंपनियां आईं और यहाँ पर अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियाँ खोली। और जब उनको यहाँ पर रहते रहते ये लगा कि अब हमें भारत के प्रशासनिक ढांचे पर अपना अधिकार कर लेना चाहिए, यानी भारत के प्रशासन को भी अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, तब इन्हीं कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धाएं शुरू होती हैं, यानी आपस में संघर्ष, युद्धों की शुरुआत होती है, जिसमें पुर्तगाली हैं, डच हैं और ये डैन हैं। ये 3 कंपनी या 3 देश शुरुआत में ही इस संघर्ष से बाहर हो जाते हैं या अंग्रेज़ों के द्वारा इनको हरा दिया जाता है। अंत में जो बचते हैं, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश अंग्रेज़ लोग बचते हैं, और लास्ट में एक कंपनी और बचती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांसीसी लोग। तो भारत में अब 2 ही कंपनी हैं, एक तो फ्रांसीसी और दूसरी ब्रिटिश कंपनी। अब इन्हीं कंपनी के बीच में संघर्ष शुरू होता है भारत को एक तरीके से कैप्चर करने का। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है या फ्रांसीसी, अब ये चाहते हैं कि अब हमें भारत पर अधिकार कर लेना चाहिए, और इसी सोच को, इसी विचार को वो अपने इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। और इसके लिए युद्ध होगा, क्योंकि दूसरी विपक्षी जो पार्टी है या विपक्षी इस समय जो कंपनी है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हराना मुश्किल है। और अब इसी संघर्ष को हम देखते हैं। इस समय क्या हुआ करता था भारत में, जब ये कंपनीज़ आना शुरू हुई थी तो भारत में जो है कौन रहा करते थे, कुछ राजा रहा करते थे। ठीक है, राजा रजवाड़े थे यहाँ पर। ठीक है, कुछ राजा रजवाड़े अलग अलग शासन कर रहे थे यहाँ पर, और आप जानते हैं, और यहाँ पर जो है इस वक्त मुग़ल शासन भी चल रहा था। ठीक है, मुग़ल शासन या मुग़ल साम्राज्य का भी यहाँ पर जो है वर्चस्व था। ठीक, तो अगर हम इनकी बात करें तो अंग्रेज़ क्या किया करते थे, अंग्रेज़ों ने जो है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन राजे रजवाड़ों से वो क्या करते थे, इनको वो जो है पैसा देकर, इन राजे रजवाड़ों को वो पैसा देकर के, ठीक है, वो पैसा देकर के क्या लेते थे, व्यापार की परमिशन ले लिया करते थे। ठीक है, व्यापार के अधिकार ले लिया करते थे। किसी जगह पर भी जब उनको अधिकार करना होता था तो वहाँ के लोकल रूलर से अंग्रेज़ क्या करते थे, कुछ पैसे देकर वार्षिक रूप से उस जगह पर व्यापार करने के अधिकार ले लिया करते थे, या उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 1 साल के पैसे पहले ही राजा को जमा करवा दिए। ठीक, 1 साल तक फ्री आप जो है यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं उस क्षेत्र में। ऐसा चल रहा था। इसी टाइम पर अगर हम बात करें तो जो 3 कंपनियां तो इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई थी, तो अब बची कौन कौन सी कंपनियां, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या सिंपली कहिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, एक ब्रिटेन की ये कंपनी बची थी। ठीक है, ब्रिटेन की ये कंपनी बची थी, और दूसरी जो कंपनी बची थी वो फ्रांसीसी कंपनी बची थी। और हमने लास्ट में देख लिया था जो फ्रांसीसी अंतिम रूप से जाते हैं वो वांडीवाश के युद्ध के दौरान यहाँ हार जाते हैं और भारत से चले जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने की कहानी को, इन संघर्षों को ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे ब्रिटेन और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में भारत के व्यापारिक अधिकार या फिर भारत के साम्राज्य को अपने अधिकार में लेने के लिए 3 युद्ध लड़े गए यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा 3 युद्ध लड़े गए, किन किन के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। इन तीनों युद्धों को हमने नाम दिया कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, इन तीनों युद्धों को नाम दिया हमने कर्नाटक का युद्ध। और इसी युद्ध में यह निर्णय होता है कि कौन भारत पर कब्जा कर लेगा। तो यहीं पर होती है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना। चलिए इस क्रम को समझते हैं एक मैप के थ्रू। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हुई। ठीक, तो हमने अभी बात की भारत में जो ब्रिटिश लोग थे अंग्रेज़, दूसरे जो फ्रेंच यानी फ्रांसीसी लोगों को क्या कहा जाता था, फ्रेंच। ठीक, तो ये यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी, इन दोनों कंपनीज में क्या चल रहा था, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। एक तरीके से क्या हो रहा था यहाँ पर, ट्रेड, अपना व्यापार सर्वाधिक कौन फैलाने में एक तरीके से क्या होगा, सफल होगा। और राजनीतिक संघर्ष भी चल रहा था, यानी भारत की राजनीति पर भी कब्जा करने के लिए इन दोनों कंपनी में अब संघर्ष शुरू हो जाता है। और जब इन दोनों कंपनियों में संघर्ष शुरू होता है तो इन दोनों के बीच में 3 युद्ध होते हैं, जिनको कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। ठीक है, कर्नाटक युद्ध। इन तीनों युद्धों को हम जानते हैं कर्नाटक युद्ध। आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो आप कहेंगे ब्रिटिश के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था कर्नाटक युद्ध। अब हम बात करते हैं इसी समय जो है
भाई जब अंग्रेज़ और ये दूसरी कंपनियां आ रही थी हमारे देश में, तो ऐसा तो नहीं था कि पूरे देश में अचानक ही फैल गए थे, राजे रजवाड़े पहले से चले आ रहे थे। तो अभी आप ये देख रहे हैं साउथ का जो क्षेत्र है, ये पहले ये जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वर्तमान में ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये तमिलनाडु इसको कहा जाता है, लेकिन उस समय पर इसको कर्नाटक कहा जाता था। उस समय ये क्षेत्र क्या कहलाता था, पूरा ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है ये कर्नाटक कहा जाता था। और कर्नाटक की जो राजधानी थी ये थी अर्काट, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी थी अर्काट, ठीक। और कर्नाटक का जो नवाब हुआ करता था इस वक्त ये था अनवरुद्दीन। कर्नाटक का जो नवाब था इस पूरे एरिया में वो था अनवरुद्दीन। जाहिर है अनवरुद्दीन से ही क्या होगा, अंग्रेज़ों को या फ्रांसीसियों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मदद ही मांगनी होंगी। तो एक तरीके से अब यहीं पर इसी कर्नाटक में मद्रास जो था इसी कर्नाटक का हिस्सा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना हेडक्वार्टर बनाया था वो कहाँ पर था, मद्रास में बनाया था, कर्नाटक के मद्रास में। और जो फ्रेंच थे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था पौंडीचेरी में, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें जो गवर्नर था फ्रेंच कंपनी का वो डुप्ले था, ठीक है, फ्रेंच कंपनी का यहाँ पर गवर्नर डुप्ले हुआ करता था। ये क्लियर हुआ। तो डुप्ले के मन में, ये दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्यों ना इस कर्नाटक पर जो है अपना अधिकार कर लिया जाए, कर्नाटक पर नहीं वरन उसके दिमाग में मद्रास को कैप्चर करने की बात आती है कि अंग्रेज़ों की इस हेडक्वार्टर को या अंग्रेज़ों की इस व्यापारिक केंद्र को यहाँ से छीन लिया जाए, मद्रास को। फ्रेंच कंपनी का जो गवर्नर था डुप्ले ऐसा सोचता है। और इसी के तहत जो है डुप्ले किससे मदद मांगता है, जो कर्नाटक का नवाब है, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले मदद करता है कि आप मद्रास को कैप्चर करने में हमारी सहायता कीजिए, मद्रास को कैप्चर करने में आप हमारी सहायता कीजिए। ऐसा कौन कहता है, डुप्ले कहता है अनवरुद्दीन से। लेकिन अनवरुद्दीन डुप्ले की मदद करने को बिल्कुल मना कर देता है। तो आगे क्या होता है, जब यहाँ से बात नहीं बनती है, अकेला नहीं लड़ना चाह रहा है, तो इधर मॉरिशस है, इधर कौन है, मॉरिशस है, यहाँ पर है मॉरिशस। मॉरिशस में भी फ्रेंच कॉलोनी ही है, मॉरिशस में भी फ्रेंचों का ही क्या है, कब्जा है। तो यहाँ पर जो फ्रेंच कंपनी है इसका जो हेड है यहाँ पर वो है ला बोर्डाने। तो ये जो है किसी तरह से डुप्ले अपना मैसेज, अपनी खबर ला बोर्डाने तक पहुँचाता है कि मुझे जो है मद्रास पर कब्जा करना है, आप मेरी मदद के लिए आइए। तो ये जो है क्या कहते हैं, जो ला बोर्डाने हैं ये जो है अपनी सेना लेकर मद्रास पर जो है एक तरीके से कब्जा कर लेता है, मद्रास को कैप्चर कर लेता है। कौन, ला बोर्डाने का कब्जा हो जाता है मद्रास पर। अब अंग्रेज़ों के सामने ला बोर्डाने एक शर्त रखता है कि या तो मुझे 40,000 पाउंड दीजिए तभी मैं मद्रास को छोड़ूंगा या आपको वापस करूंगा। तो अंग्रेज़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ला बोर्डाने को पैसा दे देती है और एक कंपनी फ्री हो जाती है। इधर डुप्ले जब ये सब देखता है तो उसको लगता है कि ला बोर्डाने ने मद्रास पर तो कब्जा किया, पैसे भी ले लिए और मद्रास को उसने अंग्रेज़ों को फिर से वापस दे दिया। अब ये क्या करता है, खुद ही आगे कदम उठाता है, ठीक। तो ऐसे में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहीं पर शुरुआत हो जाती है। अब क्या है, अब ये डुप्ले खुद ही लीड करना चाहेगा क्योंकि ला बोर्डाने ने किस तरह से मदद की वो देख लिया। अब वो खुद ही क्या करेगा, मद्रास पर अटैक करना शुरू करेगा। भाई ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं या फ्रांस की हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों कंपनी यहाँ तो भारत में थी, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखें इन लोगों ने और भी देशों में अपनी जो है कैप्चर कर रखी थी जगहें या कुछ क्षेत्रों को, ठीक। तो वैश्विक स्तर पर जब भी इन दो देशों में युद्ध होते थे, ठीक है, तो अभी जो है बाहर अगर हम देखें, भारत के बाहर इस समय क्या चल रहा था, भारत के बाहर तो पहला जो युद्ध है हम जो पढ़ रहे हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये 1746 से शुरू होकर के 1748 तक ये युद्ध चलता है। और ये संघर्ष किसका है, दो देशों का ही है, ब्रिटेन का और फ्रांस का। यानी ब्रिटेन की कंपनी भारत में है और साथ ही फ्रांस की कंपनी भी भारत में है। इन दोनों की लड़ाइयों को क्या कहा गया, प्रथम कर्नाटक युद्ध। बाहर एक ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर, ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने को लेकर ब्रिटेन में संघर्ष हो रहा है। वैश्विक स्तर पर फ्रांस में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कि ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रिया है इसके उत्तराधिकार को लेकर वहाँ पर जंग छिड़ी हुई है, एक तरीके से संघर्ष चल रहा है, उनके मध्य युद्ध चल रहे हैं बाहर, भारत के बाहर।
तो वहाँ का असर हमें यहाँ देखने को मिलता है। जब कभी भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वैश्विक स्तर पर युद्ध देखा गया तो उनके द्वारा जो कैप्चर किए हुए एरिया है जो अलग अलग देशों में, वहाँ पर भी तनातनी संघर्ष इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाते हैं। उनका ही एक कारण माना जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ भारत में भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ये समझ में आया होगा आपको, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक तात्कालिक कारण भी होता है। तात्कालिक कारण का मतलब होता है उस समय क्या रीज़न था, शुरुआत जो भारत में हो गई। तो एक अंग्रेज़ कमांडर था इस वक्त, ठीक है, बर्नॉट नाम था उसका, उस अंग्रेज़ कमांडर का नाम था बर्नॉट। ये क्या करता है, उस समय जो फ्रेंच थे, जो फ्रेंच के 2 जहाज़ थे उनको अपने कब्जे में ले लेता है, जो उसका तात्कालिक कारण माना जाता है इस युद्ध को छेड़ने का या इन दोनों देशों की कंपनियों के बीच में युद्ध होने का, ठीक। अब इस युद्ध की रूपरेखा हम देखेंगे, ठीक है। तो इधर क्या करता है, अब देखो प्रथम कर्नाटक वार में युद्ध की वो समझो कि कौन किसकी तरफ है। जो डुप्ले था, डुप्ले ने अनवरुद्दीन से, जो कर्नाटक का नवाब था, उससे मदद मांगी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया डुप्ले की मदद करने को। लेकिन जो अनवरुद्दीन था, कर्नाटक का नवाब था, वो किसकी मदद करने लगता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वो अंग्रेज़ों की तरफ मिल जाता है। एक साइड ये हो गई, ठीक है, ये अंग्रेज़ों की तरफ, और इधर फ्रेंच कंपनी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस अनवरुद्दीन एक तरफ और फ्रेंच कंपनी एक तरफ। फ्रेंच कंपनी को लीड कर रहा है कौन, डुप्ले, और इधर कर रहा है कौन, अनवरुद्दीन। इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। इसको बोलते हैं सेंट टोमे की लड़ाई। सेंट टोमे की, आपसे पूछेगा प्रश्न कि सेंट टोमे की लड़ाई किस वर्ष हुई, वर्ष आप उत्तर देंगे 1748 में। सेंट टोमे की लड़ाई किस युद्ध के दौरान हुई, याद रखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई। सेंट टोमे की लड़ाई किन किन के बीच में हुई, ब्रिटेन या कहेंगे ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में हुई, सिंपल। तो इधर कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक के नवाब कौन है, कर्नाटक के नवाब हैं अनवरुद्दीन, ठीक है, कर्नाटक के नवाब है अनवरुद्दीन और इनका कमांडर है महफूज खान। कर्नाटक के नवाब हैं अनवरुद्दीन और इनका जो कमांडर है वो है महफूज खान। इधर फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच कंपनी का गवर्नर है डुप्ले और डुप्ले का कमांडर है पैराडाइज, ठीक। अभी याद रखिएगा ये दोनों ही जाकर के सीधे मैदान में नहीं लड़ते हैं, इनके कमांडर जाकर के लड़ाई को लड़ते हैं। और इधर अगर हम देखें तो अनवरुद्दीन की जो सेना है या अनवरुद्दीन जो है, ये महफूज खान इस लड़ाई में हरा दिया जाता है। इधर जीत होती है किसकी, फ्रेंच कंपनी की जीत हो जाती है। तो आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा प्रथम कर्नाटक वार को किसने जीता था, फ्रेंच कंपनी ने। तो यहाँ पर इनका हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रांसीसियों का कि हमने प्रथम कर्नाटक वार को, इस युद्ध को जीत लिया है, तो इनका कॉन्फिडेंस और डबल हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ संधियाँ होती हैं जब इस युद्ध को जीत लिया फ्रेंच कंपनी ने, ठीक है। तो आपसे पूछेगा सेंट टोमे की लड़ाई किसने जीती, सेंट टोमे की लड़ाई फ्रेंच कंपनी या फ्रांसीसियों ने जीत ली थी, ठीक। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में जब खत्म हुआ तो वो एक संधि के साथ खत्म होता है, इसको बोलते हैं एक्स ला शापेल संधि, ठीक है। अब आपसे पूछेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ में समाप्त हुआ, एक्स ला शापेल संधि के तहत। और इस संधि में तय हुआ जो कैप्चर किए हुए एरियाज हैं वो आपस में वापस दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस संधि के साथ में ये युद्ध समाप्त हो जाता है प्रथम कर्नाटक वार। तो पहले प्रथम कर्नाटक वार में, कर्नाटक युद्ध में कौन जीता, इसमें जीता फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच। अब दूसरे कर्नाटक युद्ध की हम बात करते हैं, 1748 तक तो वो हो गया। अब 1748 से लेकर के 1754 के बीच में एक और संघर्ष शुरू होगा फिर से इनके बीच में। किस किस के बीच में, हाँ, ये युद्ध, तीनों युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में ही चलेंगे, ठीक है, अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के बीच में ही चलेंगे। ये तीनों युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में ही चलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ पर अब मुग़ल साम्राज्य की बात करते हैं हम थोड़ा सा। इस समय क्या था, हैदराबाद में मुग़ल साम्राज्य था। और हैदराबाद में अगर हम बात करें, ये देखिए कर्नाटक के ऊपर ही हैदराबाद है, और हैदराबाद में इस समय जो, अगर हम शुरुआत की बात करें कि हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हैदराबाद की स्थापना की गई थी चिनक्लिच खां के द्वारा। चिनक्लिच खां के द्वारा हैदराबाद की स्थापना की गई थी, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। हैदराबाद की स्थापना चिनक्लिच खां के द्वारा की गई थी। और ऑप्शन में चिनक्लिच खां नहीं मिलेगा तो निज़ामुल मुल्क मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, निज़ामुल मुल्क। तो निज़ामुल मुल्क का दूसरा नाम मिलता है चिनक्लिच खां। चिनक्लिच खां या निज़ामुल मुल्क के द्वारा ही किसकी स्थापना की गई थी, हैदराबाद की स्थापना की गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई परीक्षाओं में आपको देखने को मिलता है। इधर हम बात करें तो निज़ामुल मुल्क था, हैदराबाद में कौन था, अभी निज़ामुल मुल्क था,
ठीक है। और इसके जो उत्तराधिकारी होने वाले थे हैदराबाद में, इसके बाद में बनने वाला था इसका बेटा, ये था नासिर जंग। किसका बेटा था? निज़ामुल मुल्क का। दूसरा इसका पोता भी था मुजफ्फर जंग। किसका पोता था? ये निज़ामुल मुल्क का। और ये कहाँ पर थे? ये हैदराबाद में थे अभी, ठीक। और अभी हम बात कर रहे थे पौंडीचेरी में कौन था? डुप्ले। और मद्रास में कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज थे। यहाँ का अगर हम समझे प्लॉट, यहाँ का प्लॉट अगर हम समझें, ये देखिए निज़ामुल मुल्क। अब यहां समझते हैं, तो इधर जो है, इधर कर्नाटक में कौन था? कर्नाटक में कौन था? पहले ही प्लॉट अनवरुद्दीन था। अनवरुद्दीन के बाद उसका बेटा मोहम्मद अली क्या था भाई? अब यहां पर हमने हैदराबाद को देख लिया, हैदराबाद में भी कौन कौन कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे किसके? कर्नाटक में तो पहले ही अनवरुद्दीन का शासन था, अनवरुद्दीन वहाँ का नवाब था। मद्रास में जो है, कर्नाटक में ही मद्रास में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अनवरुद्दीन के बाद उसका बेटा बनने वाला था मोहम्मद अली इसका उत्तराधिकारी। एक व्यक्ति और था चंदा साहब। ये चंदा साहब ये अनवरुद्दीन का ही रिश्तेदार था और ये चाहता था कि ये कर्नाटक का नवाब बने, लेकिन इसको मराठों ने इसको कैद कर रखा था। मराठों की कैद में था ये अभी तक, ठीक है। और ये इसी वक्त में 1748 के पास में ही मराठों के द्वारा इसको आज़ाद कर दिया जाता है। तो जो डुप्ले था, डुप्ले क्या करता है? डुप्ले इस चंदा साहब को अपने साथ मिला लेता है। डुप्ले चंदा साहब को अपने साथ मिला लेता है और इधर निज़ामुल मुल्क, ये हैदराबाद का जो अभी नवाब था, उसका पोता मुजफ्फर जंग को अपने साथ ले लेता। किस किस को? इधर डुप्ले ने किसको लिया? डुप्ले ने चंदा साहब को लिया जो कि अनवरुद्दीन का ही रिश्तेदार था और ये इसके अगेंस्ट था अनवरुद्दीन के। ये खुद चाहता था कि इसको कर्नाटक की गद्दी मिले, ठीक। इधर किसको ले लिया? मुजफ्फर जंग को। अनवरुद्दीन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि डुप्ले ने जब प्रथम कर्नाटक वॉर में अनवरुद्दीन से कहा था उसकी मदद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसने मना कर दिया था। क्लियर हुआ ये प्लॉट यहाँ से? अब कौन कौन किस तरफ हो गए, एक एक तरफ का आप देख लीजिए। तो मुजफ्फर जंग, यहां देखिए ये कैसे बने। तो मुजफ्फर जंग एक तरफ, चंदा साहब और डुप्ले ये किसकी तरफ? ये एकजुट हो जाते हैं सारे के सारे लोग और ये फ्रेंच कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, डुप्ले। इधर नासिर जंग, अनवरुद्दीन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाते हैं और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। चलिए, नासिर जंग हमने किसको बताया था आपको अभी? देखिए नासिर जंग किसका है? नासिर जंग का बेटा तो चला जाता है किसके साथ में? ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन उसका पोता किसके साथ चला जाता है? डुप्ले के साथ में, फ्रेंच कंपनी के साथ, ठीक। इस तरह से ये लोग ऐसे बाइफरकेट होकर दूसरे युद्ध की तैयारी करते हैं। और हमने बताया कि दूसरा कर्नाटक युद्ध 1748 से शुरू होता है, तो इसमें एक लड़ाई होती है इसके प्रारंभ में। जब सेकेंड कर्नाटक वॉर शुरू होती है तो इसकी शुरुआत में ही क्या होता है? एक युद्ध होता है, इसको बोलते हैं अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध किन किन के बीच में होता है? फ्रेंच के बीच में होता है और अनवरुद्दीन के बीच। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध भी किसकी तरफ होता है? वो भी फ्रेंच और अनवरुद्दीन के बीच में ही हुआ था, जिसमें फ्रेंच जीत गए थे पहले वाले कर्नाटक युद्ध में। लेकिन इस वाले में अनवरुद्दीन मार दिया जाता है, फ्रेंचों के द्वारा अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है। अब जो हैदराबाद बचा, हैदराबाद में जो मुजफ्फर जंग है, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो सलात जंग है, इसको फ्रेंच के द्वारा क्या है? अपॉइंट कर दिया जाता है यहाँ का नवाब। ऐसे ही कर्नाटक में चंदा साहब को जो है नवाब बना दिया जाता है, क्योंकि फ्रेंच जीत जाते हैं इस युद्ध को भी, तो अपनी मर्जी का ही नवाब दोनों जगह नियुक्त कर देते हैं, हैदराबाद में भी और कर्नाटक में भी। ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो दूसरे युद्ध के प्रारंभ में भी, अंबर के युद्ध में भी फ्रेंच जो है जीत जाते हैं। अब यहाँ पर इनका हौसला और ऊपर जाता है। इस वक्त कुछ रिफॉर्म्स अब क्या होते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या होता है? अंग्रेज़ों में एक नया अधिकारी अपॉइंट किया था, रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव पहले जो है इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क हुआ करता था और इसको अब जो है अधिकारी बना दिया जाता है। उधर जो मोहम्मद अली था, ठीक है, जो अनवरुद्दीन का बेटा था, वो भाग के दक्षिण भारत में जाकर के तिरुचिरापल्ली में वो शरण ले लेता। अनवरुद्दीन किसके साथ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो उसका बेटा भी जो है किसकी तरफ जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये भाग करके दक्षिण में छिप जाता है तिरुचिरापल्ली में। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो तिरुचिरापल्ली है, तिरुचिरापल्ली पर घेरा बनाया जाता है और मोहम्मद अली को ये लोग छुड़ा लेते हैं, मोहम्मद अली को रिहा कर लेते हैं। और जो चंदा साहब है, चंदा साहब को तंजावुर में जो अंग्रेज़ हैं ये मार देते हैं। और अब कर्नाटक का नवाब फिर से किसको अब बनाया जाता है? दोबारा से रिफॉर्म कराए जाते हैं, ठीक। आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन बन जाता है? मोहम्मद अली को बना दिया जाता है। और फ्रेंच गवर्नर इस वक्त भाई डुप्ले को हटा दिया जाता है और फ्रेंच गवर्नर किसी और व्यक्ति को बना के भेजा है, गोडेहियो को। तो ये फ्रेंच
अब याद रखिएगा दूसरा जो कर्नाटक वॉर हुआ था, कर्नाटक वॉर हुआ था, उसमें जो फ्रांस का नया गवर्नर कौन बन गया था? गोडेहियो। ठीक, बदल दिया गवर्नर यहाँ पर फ्रांस की सरकार के द्वारा। ठीक, तो 1754 में भाई ये तो युद्ध हो चुका। तो 1754 में क्या हुआ? पौंडीचेरी की संधि होती है। ठीक, शुरुआत में तो कौन जीत जाते हैं इस युद्ध को? फ्रांसीसी, लेकिन बाद में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें 1754 में एक संधि होती है दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान या अंत में, जिसके साथ इस युद्ध का अंत होता है। इसको बोलते हैं पौंडीचेरी की संधि। ठीक है, तो इस संधि के साथ में ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध की, जो चला था 7 साल, 1756 से लेकर 1763। तो 7 वर्ष तक चले इस युद्ध को क्या बोला जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध। भारत के इतिहास में सप्तवर्षीय युद्ध कौन सा है? तीसरा कर्नाटक युद्ध है। ठीक, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था, इधर वैश्विक स्तर पर जो ऑस्ट्रिया पर पहले कर्नाटक वार हुआ था, ऑस्ट्रिया को लेकर हुआ था। इधर फ्रांस जो है अब क्या करता है? ऑस्ट्रिया का साथ देने लगता है, और ब्रिटेन जो है प्रशा का समर्थन करता है, और इन दोनों में एक तरीके से क्या होता है? ये युद्ध लड़े जाते हैं वैश्विक स्तर पर। तो भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी में तीसरा युद्ध देखने को मिलता है, इसी तनातनी को लेकर। और अब क्या होता है तीसरे युद्ध में? जो फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच कंपनी का अब गवर्नर, नया गवर्नर बना दिया जाता है। यह है कौन? काउंट डी लाली। काउंट डी लाली को बनाया जाता है। और तीसरे कर्नाटक युद्ध में एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है 1760 का वांडीवाश का युद्ध, जो हमने पिछले सेशन में भी देखा था। तो वांडीवाश का युद्ध किसके बीच में होता है? फ्रेंच के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमांडर है इस वक्त था आयरकूट। तो ये फ्रेंचों को पराजित कर देते हैं पूरी तरह से। तो तीसरे युद्ध आते आते भारत से जो अंग्रेज हैं, फ्रांसीसियों को या फ्रेंच कंपनी को पूरी तरह से क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आया, इन दोनों के बीच में, फ्रेंच और किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो संघर्ष हो रहा था, तो ये तीसरे कर्नाटक युद्ध के साथ अंत हो जाता है। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि होती है। ठीक है, तो जो जैसे जैसे साम्राज्य जिन जिन एरियाज पर कैप्चर किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो भी फ्रांसीसी क्षेत्र पर अधिकार किया गया था, वो सारे लौटा दिए जाते हैं फ्रांसीसियों को। और फ्रांसीसियों ने जो ब्रिटिश साम्राज्य के जिन जिन एरियाज़ को कैप्चर किया था, वो लौटा दिया जाता है किनको? वो लौटा दिया जाता है वापस अंग्रेज़ों को। ठीक, तो इस संधि के साथ में एक तरीके से पूरी शक्ति को छीन कर दिया जाता है फ्रांसीसी की, फ्रेंच की सारी शक्तियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर छीन कर देती है। ठीक, बस वो केवल एक व्यापारिक तौर पर ही यहाँ पर अब वो रहेंगे, यानी अब अंग्रेज़ों से ज़्यादा पावरफुल, मजबूत अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक, तो एक फाइनली क्या हुआ? इन 5 कंपनी जो आई थी भारत में, जो 5 कंपनी हम जिक्र कर रहे थे, ठीक है, आपने इस क्रम को देख लिया। 5 कंपनियों में ये क्रम हम आपको हमेशा लिखते हैं, और यही प्रश्न भी बनता है। पहले पुर्तगाली, दूसरे आए डच, तीसरे आए कौन? ब्रिटिश, अंग्रेज़, ठीक है, ब्रिटेन या ब्रिटिश कह लीजिए, चौथे आए डैन, और लास्ट में आए थे 5वें थे फ्रांसीसी, सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। तो अंग्रेज़ों ने किसे किसे पराजित किया? अंग्रेज़ों ने किसे किसे? पुर्तगालियों को पहले ही समाप्त कर दिया था, और डैनों को भी, और अब फ्रांसीसियों को। अब कौन बचा भारत में? ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश लोग अंग्रेज़ों की हुकूमत अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ पर एक तरीके से बनेगी भारत में। ठीक, तो अब अंग्रेज़ों के साम्राज्य की स्थापना आज हमने इसका डिस्कस किया। अंग्रेज़ यहाँ पर अपना सेटअप अब स्थापित कर लेते हैं, बहुत सारी व्यापारिक अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो लगाते चले जाएंगे, एक्सपेंड करते जाएंगे। अब भारत के राजनीतिक मामलों में उनका हस्तक्षेप बढ़ेगा। कैसे? भारत की जो राजनीति है उसको भी अब ये अपना अधिकार में ले लेंगे, कैसे उसको कैप्चर कर लेंगे। ठीक, तो इसके बाद का जो प्रोसेस है, या हम कहें 1746 के बाद में, ये कहाँ तक? 1756 तक हम आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये 1756 तक हम यहाँ आ चुके हैं। ठीक, 1756 से लेकर के 1763 तक ये वॉर चलती है, लेकिन इस बीच में भी हमें देखने को मिलती हैं और कई सारे युद्ध होते हैं। ये तो कंपनी के बीच में है, लेकिन भारत के जो राजा हैं उस वक्त के, ठीक है, नवाब हैं उस वक्त के, उनसे भी अंग्रेज़ी कंपनियां जो है, अंग्रेज़ी कंपनी जो है ये लड़ती रहती है। तो 1756 के बाद का कार्यक्रम हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए, इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच।